अच्छा जी, the first question, a company does not include in financial statements the value of skills gained by its employees from training programs. Which concept is being applied? Money measurement. Materiality? क्यों? Materiality क्यों होगा? Materiality क्यों होगा? क्या उन्होंने जो स्किल गेन किया है वो इमटेरियल है, एज इन कि वो मटेरियल नहीं है तो मुझे इंक्लूड नहीं करना चाहिए? मसला ये है उसकी मनी मेजरमेंट का इशू है। स्किल जो है एक टेंजिबल आइटम है, आप उसको कैसे एक वैल्यू असाइन करेंगे? जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वो आर्बिट्री होगी। आप कहेंगे कि मेरे एम्प्लॉयज़ ने 500 रियाल का स्किल गेन किया है, मैं कहूँगा जी कि नहीं, इन्होंने 200 रियाल का स्किल गेन किया है। तो देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव वे टू कैलकुलेट कि उन्होंने कितने का स्किल गेन किया है। तो मनी मेजरमेंट इज़ द प्रिंसिपल, क्योंकि वो मैं उसको ऑब्जेक्टिवली मेजर ही नहीं कर सकता पैसों में, इस वजह से ये मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो चीज़ मैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकता, वो मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे आते हैं जी। विच नॉन करंट एसेट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी डेप्रिशिएटेड यूजिंग रिवैल्यूएशन मेथड? लूज टूल्स जो हैं ये आपके एक तो होते बहुत छोटी वैल्यू के हैं, इसमें जनाबे वाला जो आपका वो एसेट जिसकी most likely to be depreciated using the revaluation method, motor vehicles। क्यों बी होगा या डी होगा? अच्छा, तो दिस क्लियरली शोज़ कि हमारे पास ये जो छोटी छोटी वैल्यू के आइटम्स हैं जिनमें एक एक का रिकॉर्ड रखना जो है हमारे पास मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं उनका सिर्फ लूज टूल्स कंज्यूम्ड का फिगर निकालेंगे कि हमारे पास ओपनिंग कितने थे, कितनी उसमें परचेजेस आई, फिर उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर माइनस कर दें तो इसका मतलब है जो बाकी थे वो कंज्यूम हो गए हैं, और ये जो कंज्यूम्ड हैं ये प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर देंगे, और इसी को ये रिवैल्यूएशन मेथड कह रहे हैं। जितने से आप चार्ज कर रहे हैं दैट वुड बी, तो लूज टूल्स जो हैं इनके लिए आप रिवैल्यूएशन मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ट्रेडर परचेज्ड अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 36,000 1 जुलाई 2016, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years, रेजिडुअल वैल्यू 6000 मंथ बाय मंथ। ठीक है, तो जनाबे वाला हम ये निकाल लेंगे, हमने मोटर व्हीकल बेचा 22,500 का, हम उस दिन तक निकाल लेते हैं कि इसकी डेप्रिसिएशन कितनी हुई थी। अगर तो जो पैसे हमें मिले हैं वो नेट बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, अगर जो पैसे मिले हैं वो नेट बुक वैल्यू से कम है तो हमें लॉस हुआ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किस तरह निकालेंगे जनाब वाला? 36,000 का आपका व्हीकल था 1 जुलाई 2016 को। ठीक है, और जनाबे वाला आपकी जो बेचा है आपने वो आपने बेचा 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018 को बेचा है, 1 जुलाई 2016 को आपने ख़रीदा था। अच्छा, अब जनाबे वाला क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये है 16 से लेके 1 जुलाई 2017 तक 1 साल, और 1 जुलाई 2018 तक आपको दूसरे साल हो जाता, लेकिन दूसरा साल पूरा नहीं हुआ, तो ये 1 साल और 9 महीने आपके पास रहे, 1 ईयर 9 मंथ्स आपके पास रहे। ठीक है, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक आपके 9 महीने बनेंगे, गिन लें बेशक। अच्छा, अगली बात, स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन हो रही है, तो ठीक है, हमारी किस तरह डेप्रिसिएशन निकलती है? इसकी 5 इयर्स लाइफ थी, तो 36,000 ये इसकी कॉस्ट आ गई, माइनस 6,000 ये इसकी रेजिडुअल वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 30,000 क्योंकि एस्टिमेटेड लाइफ जो है उसकी वो 5 इयर्स थी। अच्छा, तो जनाबे वाला ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का आ जाएगा 6,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका 6,000 आ जाएगा। तो 6,000 आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और दूसरे साल भी 6,000 आना था, लेकिन दूसरा साल क्योंकि पूरा रखा नहीं है
तो दूसरे साल आपका एक्सपेंस होगा 6000 इंटू 9 आउट ऑफ 12 या 3 आउट ऑफ 4। समझ आया क्यों दूसरे ये ईयर 1 का एक्सपेंस आ गया और ये आपका ईयर 2 का आ जाएगा। तो ये कितना बन रहा है 6000 इंटू 9 आउट ऑफ 12 4500। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिला के आपकी डेप्रिसिएशन 10,500 की हुई है। ठीक है, तो 36,000 में से 36,000 माइनस 10,500, तो ये जनाबे वाला 25,500 का आपका एसेट था और उसकी जगह आपको 22,500 मिले, तो आपको 3,000 का नुकसान हो गया। समझ आ गया किस तरह की? दोबारा समझाऊं या बस काफ़ी अगले पे चलें? $10,500। 10,500 कहाँ से आएंगे उसकी भी रीज़न है, ऐसे ही नहीं कि 10,500 रैंडमली उठा के माइनस कर दिए। ठीक है जी, अगला सवाल। अच्छा, फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर अ कंपनी एट 31 दिसंबर 2016। नॉन करंट एसेट्स $2.5 लाख के हैं, 95,000 की डेप्रिसिएशन है, नेट बुक वैल्यू 155, तो 250 माइनस 95 155। ठीक है, एसेट्स की रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 12,500 की है। ठीक है, अच्छा अगली बात वो क्या कर रहा है जनाब वाला, कंपनी पॉलिसी है रिड्यूसिंग बैलेंस पे करना है 25%। तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे 25% करना, तो रेजिडुअल वैल्यू आप इग्नोर कर देंगे, सिंपली ये जो नेट बुक वैल्यू है इसको आप 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसमें डेप्रिसिएशन रेट जो है वो नेट बुक वैल्यू पे लग रहा होता है। तो नेट बुक वैल्यू कितनी है 155, इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें तो जनाब वाला 38750, ये आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का। ऐसे ही किया था आपने? हम्म, लेकिन चलें ठीक है, तो जैसे भी किया था अब समझ आइए, आइंदा ये आपका ये सही होना चाहिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और मैं हर सवाल के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ताकि सिर्फ ये नहीं कि ये सवाल समझ आए, इसके आसपास का जितना कॉन्सेप्ट है वो समझ आए। और उस हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है, हमने कहा था कि दो मेथड्स होते हैं, एक हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा हमारे पास होता है रिड्यूसिंग बैलेंस। स्ट्रेट लाइन में हमारे पास हर साल सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होता है, एज लॉन्ग एज पूरे साल मेरे पास वो एसेट रहे। तो एसेट की वैल्यू को उसकी लाइफ के ऊपर, या एसेट की कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो है इस पर डेप्रिसिएशन लगती है, और या तो उसकी लाइफ के ऊपर मैं डिवाइड कर दूंगा, या अगर मुझे रेट दिया हुआ होगा तो उस रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों में से कोई एक काम। और वो रेट भी लाइफ से ही निकलता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे 5 साल लाइफ दी हुई है तो 1/5 20%, डेप्रिसिएशन रेट 20% है। चाहूँ तो मैं कह दूँ कि इसकी 5 साल लाइफ है, चाहूँ तो मैं कह दूँ कि इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो रेट है वो 20% है। रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है, आप कहते हैं कि एसेट की जो वैल्यू बच गई है, मिसाल के तौर पे 2.5 लाख के इनके एसेट रखे थे और 95,000 की डेप्रिसिएशन हुई हुई थी, तो एक 55 के एसेट रखे हुए हैं। नेट बुक वैल्यू जो एसेट की होती है उस पर आप डेप्रिसिएशन रेट लगा रहे होते हैं। तो नेट बुक वैल्यू दी हुई है 155,000, 155 के ऊपर 25% आप रेट लगा देंगे तो आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। ठीक है जी, तो जो नेट बुक वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट लगेगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसको एडजस्ट करके ही ये रेट निकाला होता है। जो रेट निकाला हुआ होता है वो उसको एडजस्ट करके निकाला हुआ होता है। अच्छा, ये बात हो गई जनाब वाला। अगली जो आपके पास है, अगला क्वेश्चन चलें, ये समझ आ गया? आगे चलें जनाब वाला। क्वेश्चन नंबर 5, बिजनेस सेल्स नॉन करंट एसेट फॉर कैश
डिस्पोजल अकाउंट इंक्लूड्स एंट्रीज फॉर कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड सेल प्रोसीड्स। जो आपकी सेल प्रोसीड्स हैं वो आपको पैसे मिले हैं, आपने कोई आइटम बेचा है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जनाब वाला जब भी कोई हम आइटम बेचें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास पैसे आते हैं और आइटम हम अपनी बुक से निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो जो भी हमारे पास कैश आएगा, जो सेल प्रोसीड्स आएंगे वो कैश बुक में आएंगे, ठीक है। तो इतनी तो बात हो गई कि जो सेल प्रोसीड्स के पैसे आए हैं क्योंकि ये कैश आया है तो ये कैश बुक में आना चाहिए। जो आइटम की कॉस्ट है वो कैश बुक में नहीं आएगी क्योंकि हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो सेल प्रोसीड्स के मिल रहे हैं, कॉस्ट के नहीं मिल रहे। समझ रहे हैं बात? तो ऑप्शन ए और बी तो एक्सक्लूड हो गए, ठीक है। अब अगली बात ये है कि क्या हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, परचेज जर्नल में तो हमारी सिर्फ क्रेडिट परचेजेस आती हैं। तो हम कोई क्रेडिट परचेज, और क्रेडिट परचेजेस से मुराद कि हम वो इन्वेंट्री जो अपना रॉ मटेरियल या जो ट्रेडेबल गुड्स हैं वो जब खरीद रहे हैं वो आएंगी परचेज जर्नल में, तो वो भी नहीं खरीद रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये ऑप्शन सी आंसर है। कॉस्ट उसकी जनरल जर्नल में जाएगी, और क्यों? क्योंकि उसकी डबल एंट्री क्या होगी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट की कॉस्ट का अकाउंट, जो भी एसेट का अकाउंट है वो क्रेडिट। आपको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री याद है क्या क्या थी? नहीं याद आपको? हमारे पास सेल्स जर्नल था, इसमें हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमारे पास सेल्स रिटर्न जर्नल है, इसमें हम सिर्फ सेल्स की रिटर्न्स रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमारे पास परचेज जर्नल है, उसमें हम सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमारे पास परचेज रिटर्न जर्नल है, इसमें हम परचेजेस की रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास जनरल जर्नल है या कैश बुक है। पहले कैश बुक में हम सारी कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। और फिर जनाब वाला हमारे पास जनरल जर्नल है जिसमें हम जो ट्रांजैक्शंस इन ऊपर की बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई वो हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो डिस्पोजल को जब मैं कोई आइटम सेल करता हूँ तो उसकी डिस्पोजल की क्या एंट्री होती है, मैं डिस्पोजल अकाउंट डेबिट करता हूँ। और लेट्स से कि मैंने गाड़ी बेची है तो मैं व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट करूँगा, ठीक है। तो ना ये सेल्स है, ये सेल्स में भी नहीं आएगी, ये सेल्स रिटर्न में भी नहीं आएगी, ये परचेज में भी नहीं आएगी, ये परचेज रिटर्न में भी नहीं आएगी। इस एंट्री में कोई कैश की भी ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर एंट्री में नहीं हो रही, तो ये कैश बुक में भी नहीं आएगी, तो ये जनरल जर्नल में जाएगी, ठीक है। और जो पैसे आ रहे हैं उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी जनाबे वाला कैश या बैंक डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो अब क्योंकि एक एंड पे मेरा कैश इन्वॉल्व हो गया तो ये एंट्री मेरी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, इस वजह से ऑप्शन सी इसका आंसर है। समझ आ गई? अच्छा जी। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इसमें मांगा हुआ है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जनाबे वाला कि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है। मैंने आपको बताया हुआ है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है। टोटल पेएबल्स अकाउंट होता है। टोटल पेएबल्स का हम एक अकाउंट बनाते हैं मैच करने के लिए कि हमने बुक्स में तो अपनी सारी रिकॉर्डिंग की हैं, लेकिन अगर हम सम्स लेके आए इन चीज़ों के देखें तो क्या हमें ये चीज़ें मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। ये टोटल पेएबल अकाउंट है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है? ये परचेजेस लेजर का बैलेंस आपको 1 मार्च को दिया हुआ, आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। इसको मैं लिख दूंगा, ये ब्रॉड डाउन है कितने का, 32,100 का। इतना आपका ओपनिंग पेएबल था। और आपने क्या किया जनाबे वाला, इस ओपनिंग पेएबल में आपने मज़ीद क्रेडिट परचेजेस किए हैं तो आपका पेएबल्स बढ़ जाएगा। कितने से? 26,400 से। ऐसा ही है। तो ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा। फिर जनाबे वाला आप जो सप्लायर्स को अपने चेक पे करेंगे उससे आपका ये पेएबल कम हो जाएगा।
तो कितने की आपने पेमेंट्स की? 29,700 की। ये आपका लेस हो गया। कॉन्ट्रा टू सेल्स लेजर का मतलब ये है कि एक बंदे से आपने चीज़ खरीदी हुई भी थी और एक बंदे को आपने बेची हुई भी थी। मिसाल के तौर पे आपने मुझे लाके दी, आपने मुझे फ़ीस देनी थी, ठीक है? तो आपका मुझे पेएबल है और इसी तरह आपने मुझे कोई बुक लाके दे दी, ठीक है? तो अब आपका मुझसे रिसीवेबल भी हो गया। आप कहते हैं जी कि 1000 रुपए मैंने आपको देने थे, तो 800 की तो मैंने आपको किताब ला दी, तो ये 800 हम कैंसिल कर देते हैं और जो बचे 200 वो मैं आपको पे कर दूँगा, ठीक है? तो कॉन्ट्रा जो है इसमें जो आपस में जितने लेने भी हों और देने भी हों, उसको हम कम कर देते हैं। तो कॉन्ट्रा से हमारा पेएबल्स का अकाउंट डेबिट हो जाता है और रिसीवेबल का क्रेडिट होता है। पेएबल्स का डेबिट होता है, उससे पेएबल खत्म हो जाते हैं, रिसीवेबल का क्रेडिट होता है, उससे रिसीवेबल कम हो जाता है। ठीक है जी? तो ये कॉन्ट्रा की अमाउंट भी लेस होगी, कितने पैसे आपने अब नहीं देने, क्योंकि उसने आपके इतने देने थे 600। यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स लेजर या सेल्स कंट्रोल अकाउंट। और जनाबे वाला डिस्काउंट आपको मिला है, तो ऑब्वियसली जो डिस्काउंट मिला है वो भी पैसे आपने नहीं देने, तो ये भी आपके लेस हो जाएंगे 400। अब चाहें तो इस तरह टी अकाउंट के फॉर्म में बना लिया करें और चाहें तो आप उसकी फॉर्म में बना लिया करें, स्टेटमेंट की फॉर्म में। स्टेटमेंट की फॉर्म में किस तरह बनेगा? 32,100 शुरू में देने थे, 26,400 की चीज़ें ख़रीदी तो ये और ज़्यादा देने हैं, बाकी सारे से ये लेस होगा। तो अब निकाल लें इसका बैलेंसिंग अमाउंट कितना बन रहा है। ये आपका बनेगा जी 32,100 प्लस 26,400, इतना आपका टोटल पेएबल था 58,500। इस 58,500 में से आपने 29,700 की पेमेंट कर दी, 600 के उन्होंने आपने देने थे, ये आपने कम कर दिया, 400 का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने 27,800 उनके वापस करने हैं। ये आपका अभी भी पेएबल है। समझ आ गया किस तरह की है? ये आपको पहले भी मैंने बताया था, परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट जो ये टोटल पेएबल अकाउंट होता है। इसी तरह सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, वो मेरा टोटल रिसीवेबल्स का अकाउंट होता है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं जनाबे वाला एक बिज़नेस के ये सारे बैलेंस आ रहे हैं। 31 दिसंबर को उनकी कैश बुक कह रही है कि उनके पास 2075 का एसेट बैलेंस है, डेबिट है, इनका एसेट है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट कह रही है कि नहीं 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 नहीं, आपके अकाउंट में सिर्फ 22,500 ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में 2075 है और वो कह रहे हैं कि नहीं, आपके अकाउंट में 2250 रखे हैं। तो अब इन दोनों में से किसकी बात माने और किसका बैलेंस जो है वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करेंगे? बात जनाबे वाला ये है कि आपने 2075 का तो आपका बैलेंस था, ठीक है। अब इस 2075 में से ये 150 के बैंक चार्जेस जो हैं ये आपके लेस नहीं हुए हुए। ये जो बैंक चार्जेस इसने कहे हुए हैं तीसरे नंबर पे, ये 2075 में से लेस नहीं हुए हुए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल लेस होने चाहिए। कितना अमाउंट है? 2075 माइनस 160, 1915 आ गया, ठीक है। अब आपके जो दो सॉरी सॉरी 150, पता नहीं क्यों 160 कहे जा रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब जनाबे वाला ये जो लोग हैं जिनको आप चेक दे चुके हैं, जिनको आप चेक दे चुके हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स नॉट प्रेजेंटेड एट द ईयर एंड। आउटस्टैंडिंग चेक्स का मतलब ये है कि मैंने इनको पेमेंट की है। मैंने इनको पेमेंट की है, हाँ हाँ हाँ
हाँ, अच्छा बैंक का हम बैलेंस लेंगे। हम बैंक का बैलेंस लेते हैं और इस बैंक के बैलेंस में ये 1925 का जो है अमाउंट, ये मेरे फाइनल अकाउंट्स में चला जाएगा। ठीक है? ये 1925 मैं 2 तरह से बना सकता हूँ। एक तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी बुक्स थी और ये मतलब मेरी बुक्स में बैलेंस आ रहा है। इसमें से ये 150 का बैलेंस डिडक्ट नहीं हुआ हुआ, जो बैंक चार्जेस थे। तो ठीक है, इसको मैं डिडक्ट कर देता हूँ। तो ये आपके पास 2075 माइनस 150, एक तो तरीका ये है। अब आप कहेंगे ये मेरा फाइनल अमाउंट है। ये वाले बैलेंस है 325, ये आप अपनी बुक में से ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। आपने इन लोगों को पेमेंट कर दी थी, इन लोगों ने अब अपने चेक विथड्रॉ नहीं किए तो उनका मसला है। आपने तो पेमेंट कर दी है ना इसकी, आपके पैसे नहीं है ये। अच्छा, अगली बात ये कि अगर आप दूसरे तरीके से देखें कि ये जो 2250 है, जो अगर आप बैंक स्टेटमेंट से ये अमाउंट बनाना चाहते हैं, तो 2250 ये बैंक कह रहा है कि ये आपके अकाउंट में पैसे रखे हैं। आप कह रहे हैं ठीक है, ये मेरे अकाउंट में पैसे रखे हैं, लेकिन इसमें से जो 325 है ना, ये मेरे नहीं है। और बैंक जो आपका बैलेंस दिखा रहा है ना 2250 का, उसमें से इन्होंने 150 ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया होगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट है। ये बैंक चार्जेस है ना, 150 क्या है? तो बैंक चार्जेस जब बैंक बैंक स्टेटमेंट भेजेगा उसने डिडक्ट किए हुए होंगे ना, आपको भी तभी पता चला है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 2250 में से 150 डिडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, 2250 में फिर डिफरेंस क्यों आ रहा है? उसकी वजह ये है कि इन्होंने 325 का एक बैलेंस आपकी बुक में शो किया हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि भाई ये मेरे पैसे नहीं है, इनकी मैं पेमेंट कर चुका हूँ, मैं अपनी तरफ से चेक इन लोगों को दे चुका हूँ। अब उन लोगों ने सुस्ती की है, उन्होंने अभी तक ये विड्रॉ नहीं किए, तो ये उनका मसला है। मैंने तो पेमेंट कर दी, ये मेरे पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये 2250 में से 325 आप लेस करेंगे, कितना अमाउंट आ रहा है? ये भी आपका वही 1925 बनेगा। तो चाहे तो कैश बुक के बैलेंस से बना लें, चाहे तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से बना रहे हैं। मैं दोनों तरह से आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी और सवाल में आपको और तरह से इन्फॉर्मेशन दी हुई हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैलेंस आ रहा है सामने, उसमें से कौन कौन सा बैलेंस डिडक्ट हो चुका है और कौन कौन सा मजीद डिडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन, अगर तो आप कैश बुक से चल रहे हैं, तो कैश बुक में से बैंक चार्जेस ऑलरेडी डिडक्ट नहीं हुए हुए, वो ये लिखा हुआ है कि बैंक चार्जेस एज पर बैंक स्टेटमेंट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो ठीक है, इसमें से बैंक चार्जेस आप माइनस कर दें कैश बुक के बैलेंस में से। अब आपका बैलेंस ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप ये कहेंगे कि 325 क्यों इसमें से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। 325 2075 में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। आपने जब इन लोगों को पेमेंट की थी, तो आप क्या एंट्री करेंगे? पेएबल डेबिट, कैश बुक क्रेडिट। आपने इनको चेक दिए हैं तो आपने एंट्री कर दी ना, तो ये आपके पास से डिडक्ट हो चुके हैं। बैंक स्टेटमेंट में ये क्यों नहीं अभी तक डिडक्ट हुए? क्योंकि उन्होंने विड्रॉ नहीं करवाए। बैंक स्टेटमेंट में से रादर 150 डिडक्ट हो चुके हैं, क्योंकि बैंक चार्जेस थे। जब बैंक ने चार्ज डिडक्ट किए, उन्होंने आपके अकाउंट में से निकाल लिया और स्टेटमेंट में भी आपके लिख दिया। तो ये जो चेक लोगों ने अभी तक नहीं निकलवाए, ये बैंक स्टेटमेंट में से डिडक्ट नहीं हुए। तो अगर आपने बैंक बैलेंस से बनाना है, तो 2250 में से 325 माइनस करेंगे, और अगर आपने इससे बनाना है, कैश बुक से बनाना है, तो 2075 में से 150 माइनस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगले पे आते हैं। बैंक इंटरेस्ट इनकम 1800 की आई है। तो जनाबे वाला आपने क्या किया है, ये देखें। आपको करना ये चाहिए था कि आप करते बैंक डेबिट, कितने से? 1800 से, और इनकम क्रेडिट 1800 से। ऐसा ही है, इंटरेस्ट इनकम। यही करना चाहिए था ना आपको? जी, आवाज़ नहीं आ रही? मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी इनकम हुई है, तो आपको करना क्या चाहिए था? आपको करना ये चाहिए था कि 1800 से बैंक को डेबिट करना चाहिए था, इनकम को क्रेडिट करना चाहिए था। आपने एंट्री की क्या है जनाबे वाला? आपने एंट्री की है कि बैंक डेबिट 1800, वो आपने ठीक की है, और इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द इनकम आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दिए।
कितने से? 1800 से। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो फ़र्क आएगा ना अब, वो 3600 से आ जाएगा। कितने से फ़र्क आएगा? 3600 से क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप क्रेडिट साइड पे ये ना नोट करते इनकम वाली चीज़, तो 1800 से तो वैसे ही फ़र्क आ जाना था। ठीक है? आपने रादर डेबिट एक और अकाउंट कर दिया, तो अब 3600 से डिफरेंस आ जाएगा, राइट? अच्छा, तो अब इसका जिस साइड पे आपका 3600, मिसाल के तौर पे अब आपकी क्रेडिट साइड जो है वो शॉर्ट हो जाएगी कितने से? 3600 से। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड 3600 से शॉर्ट है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट खोल देते हैं, उसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है? तो आपके सस्पेंस अकाउंट का इस वक्त मैं यहाँ पे एक अकाउंट खोल देता हूँ, सस्पेंस अकाउंट, और इस सस्पेंस अकाउंट में 3600 का क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ है। ठीक है? अब इस 3600 को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि जनाबे वाला आपको सस्पेंस अकाउंट 3600 से डेबिट करना पड़ेगा, और 3600 से किस तरह आप डेबिट करेंगे कि इसके अगेंस्ट आप दो अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। आप किस तरह से क्रेडिट करेंगे? पहले तो ये जिसको गलत डेबिट किया हुआ था इसको क्रेडिट करेंगे कि भाई इसको क्यों डेबिट किया, इसको तो डेबिट करना ही नहीं चाहिए। तो ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ताकि ये जो डेबिट गलत हुआ है इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट होगा। दूसरा जनाबे वाला इंटरेस्ट इनकम जो आपने क्रेडिट नहीं की हुई थी और आपको करनी चाहिए थी, उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो अब आपका बैलेंस हो जाएगा, अब आपकी बुक्स बैलेंस हो जाएंगी। तो आपकी एंट्री क्या हुई है जनाबे वाला? जो एंट्री आपने सही करने के लिए करनी है, आपने 3600 से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है, और 1800 से इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट करना है। गलत एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया था, रिवर्स करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और 1800 से इनकम को क्रेडिट करेंगे, जो इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। आपकी इनकम कितने से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? किया आपने? इनिशियली नहीं की थी ना, तो अब कर दें। और जो एक्सपेंस गलत डेबिट किया हुआ था, उसके डेबिट को इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए उतने से क्रेडिट कर दें। ठीक है? तो ये दोनों अकाउंट, इनकम जो क्रेडिट नहीं की थी उसको भी क्रेडिट करना है, और एक्सपेंस जो गलत डेबिट किया हुआ था उसको भी क्रेडिट करना है, और बैलेंसिंग दूसरी साइड पे आपका ये सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। समझ आ गई? तो जो भी साइड आपकी शॉर्ट होती है उतने से आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, और फिर आगे आप वो एक एक करके एरर्स उसके आइडेंटिफाई कर देते हैं कि किन एरर्स की वजह से मेरा सस्पेंस अकाउंट खुला और क्या गलतियां हो रही थी, उनको अब मैं ठीक कर लूँ। अच्छा जी, कंपनी के ये बैलेंसेस हैं जनाबे वाला, उनका ट्रेड रिसीवेबल है 1,25,400 का। ठीक है? और क्या इनके पास बैलेंस है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग है ये 1800 का। ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग के, ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग है ये 31 दिसंबर का बैलेंस है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने क्या किया जनाबे वाला, 20,500 के डेट्स जो हैं वो राइट ऑफ किए हैं, हैड बीन रिटन ऑफ। तो ये 31 दिसंबर का जो बैलेंस आ रहा है, इसमें से कितने राइट ऑफ हो चुके हैं आपके? 20,500 आप राइट ऑफ कर चुके हैं। आपका ओपनिंग जो ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस था, फिर साल में आपने सेल्स की, वो रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ गया, फिर आपको पेमेंट्स मिली, रिसीवेबल का बैलेंस आपका कम हो गया। फिर कुछ लोग थे इनका आपको पता चला कि यार इन्होंने तो पैसे देने ही नहीं है, इनका निकाल दो अपनी बुक से, कंफर्म हो गया इन्होंने पैसे नहीं देने, वो आपने अपनी बुक से निकाल दिए। तो ये जो आखिर में अमाउंट आपका बच रहा है 1,25,400, इसमें से आपके ये राइट ऑफ जो हैं ये लेस हो चुके हैं। अब जो है कंपनी ने क्या करना है, 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो क्रिएट करना है। तो आपके क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं? 1,25,400। 1,25,400 का 5% इंटू 0.05 कितना आ रहा है? 6,270।
ठीक है जी, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यहाँ अगर मैं जल्दी से प्रोविज़न का अकाउंट बनाऊँ, किस तरह बनेगा? ब्रॉट डाउन था आपका 1800, ऐसा ही है? कैरिड डाउन आपका बना है 125 400 का 5%। और ये आपका बना है 6270। तो ये वाली साइड आपकी ज़्यादा 6270, यहाँ भी आ जाएगा 6270, और 6270 माइनस 1800 कितना होगा? 4470। तो ये प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? प्रॉफिट लॉस। इतना अमाउंट जो है वो आपके प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, ये 20,500 जो है ये यहाँ पे उन्होंने आपको टेस्ट करने के लिए ऐसे ही दिया था, इसका कोई ख़ास इस सवाल में यूज़ नहीं है। इसका इस्तेमाल कब होता है? अगर आपको ये बताया हुआ कि ये क्लोजिंग डेटर्स पड़े हैं और ये क्लोजिंग डेटर्स आने के बाद आपको पता चला है कि ये जो बंदा है ये अब आपको पे नहीं कर सकता, तो उसको आपने राइट ऑफ करना है। ठीक है? तो तब आप जिस बंदे को पता है कि अब इसने पैसे नहीं देने, उसके पैसे पहले निकालेंगे। ये बाकी लोग हैं जिन्होंने आपको पैसे देने हैं। इसका तो कंफर्म एक पता चल गया ना, इसने पैसे नहीं देना, उसके निकाल दें। वो जब आपने निकाल दिए तो बाकी ये वो लोग बचे जिन्होंने आपके पैसे देने हैं, आपको पता है ये पैसे दे सकते हैं, उनके ऊपर आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे डाउटफुल डेट का। ठीक है? और ये हमने यहाँ पे क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इन्होंने कहा ड्यूरिंग द ईयर, इतने के ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दोबारा निकालने की फिर जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अगली सवाल क्या है? हाउ आर परचेजेस कैलकुलेटेड व्हेन प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव नॉट बीन केप्ट? अच्छा जी, जनाबे वाला आपने सेल्स में से सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इससे परचेजेस का फिगर निकालना है। ठीक है, हुजूर वाला आपका आम तौर पे परचेजेस किस तरह आता है कि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी। ठीक है, उसमें जनाबे वाला आपकी परचेजेस ऐड होती हैं। ठीक है, उसमें से आप जो गुड्स सेल की होती हैं उनको माइनस करते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं इनकी कॉस्ट आप माइनस करते हैं, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब जनाबे वाला है इस तरह से कि आपने कैलकुलेट क्या करना है? परचेजेस। इसका मतलब है पहली बात तो ये कि बाकी चीज़ें जो हैं ये दूसरी साइड पे जाएंगी, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड होगी और ओपनिंग इन्वेंट्री लेस होगी। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो ये आपकी बनेगी परचेजेस आर इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस सेल्स। इतनी बात समझ आई है? इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं ये रिपीट करूं क्योंकि आगे एक और चीज़ बतानी है, तो अगर यहाँ समझ नहीं आई तो फिर अगली बात भी नहीं आएगी। फिर बताऊं? ठीक है जी। जनाबे वाला आपके पास रखी थी 500 रियाल की जाय नमाजें। आपने कहा ओपनिंग में रखी है मेरे पास 500 रियाल की जाय नमाजें, मैंने 10 या 50 रियाल की जाय नमाजें और ख़रीदी। ठीक है, फिर इनमें से ये जो कॉस्ट है 400 रियाल वाली जाय नमाजें, 400 रियाल की नहीं, 400 रियाल वाली जाय नमाजें जो हैं जिनकी कॉस्ट मुझे 400 रियाल पड़ी थी वो मैंने बेच दी, तो क्लोजिंग में मेरे पास कितने की जाय नमाजें पड़ी होंगी? 550 में से 400 150। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब जनाबे वाला आपको ये नहीं पता कि आपने जाय नमाजें कितने की ख़रीदी हैं। ठीक है, तो आप बैलेंस करके निकालेंगे चीज़ों को। तो आप बैलेंस किस तरह करेंगे जनाबे वाला? आप ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ ऐड हो रही है, इसको लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री में से, सेल्स यहाँ लेस हो रही है, इसको ऐड कर देंगे। ऐसा ही है? अच्छा जनाबे वाला, अगली बात ये है, इस इक्वेशन को पहले मैं उस फॉर्म में ले आता हूँ, तो उस फॉर्म में जब ये आएगी ये बन जाएगा परचेजेस
आर इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस सेल्स। अच्छा, लेकिन ये मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ सेल्स में लिख रहा हूँ, लेकिन इससे सेल्स से मुराद ये है कि इतने की जाए नमाजें, 400 वाली जाए नमाजें बेची हैं मैंने, उनको बेच के मुझे कितने पैसे मिले वो यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वरना ये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास सेल्स जो है वो, मुझे अब ये नहीं पता कि जो जाए नमाजें मैंने बेची हैं ये कितने वाली थी। ठीक है, तो जाए नमाजों की कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है? जाए नमाजें जितने की मैंने बेची हैं उसकी कॉस्ट निकालने का जनाब वाला आपके पास तरीका होगा, आप ये कहेंगे कि अगर लेट्स से कि मैंने 400 की बेची हैं और 400 में 10% जो है वो मार्जिन था, तो इसका मतलब ये है कि बाकी 90% जो है वो कॉस्ट थी। ठीक है, तो सेल्स में से 1 माइनस मार्जिन अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास जो चीज़ें मैंने बेची हैं उनकी कॉस्ट आ जाएगी, राइट? तो ये वाली इक्वेशन बन रही है बी, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, और उसमें सेल्स ऐड करनी है जिसमें से आप मार्जिन निकाल रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। समझ आया या दोबारा बताऊं? ठीक है, अगला सवाल, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस इंक्लूड इन्वेंट्री 5.5 लाख की है, वैल्यूएशन डैमेज आइटम, अच्छा 50,000 के इसमें आइटम ऐसे हैं जो सिर्फ 15,000 के बिक सकते हैं, और 15,000 के भी तब बिकेंगे अगर 5,000 पहले उनके ऊपर आप खर्चा करें। ठीक है, तो पहला काम मैं ये करूँगा सर, ये 550,000 जो हैं इनमें से मैं माइनस कर दूंगा 50,000, क्योंकि डैमेज हो गए हैं। अच्छा, इन 50,000 को मैंने माइनस तो कर दिया, तो इनकी कॉस्ट मैंने अपनी इन्वेंट्री में से निकाल दी, अब इनकी एनआरवी डाल दी है। ठीक है, तो इनकी एनआरवी क्या होगी? 15,000 का ये बिक सकता है और 5,000 खर्चा आएगा, मतलब ये कि इसमें मुझे 10,000 मिल जाएंगे, तो इसके मैं 10,000 ऐड कर दूंगा, 510,000 की बन जाएगी ये। दोबारा समझाऊं? आपके पास 5.5 लाख की जय-नमाज़ें थी, उसमें से 50,000 रियाल की जय-नमाज़ें जो हैं वो ख़राब हो गई। ठीक है, अब ये जय-नमाज़ें जो हैं ये 50,000 की तो आप अपनी बुक में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये बिकेंगी तो 50,000 तो दूर की बात, बहुत ही कम मिलेंगे इनके पैसे। तो आपके अब्बू कहते हैं जी देख के बताओ कितने मिलेंगे इन पे पैसे, आप कहते हो ये 15,000 रियाल की बिक जाएंगी, तो अब्बू कहते हैं तो ये 15,000 की गीली तो नहीं बिकेंगी, इनको खुश्क भी करवाना है, इनका थोड़ी हालत सही करके बेचेंगे। आप कहेंगे जी 5,000 उस पर खर्चा आ जाएगा, तो मतलब ये कि जो 50,000 की जय-नमाज़ें थी इन पे आपको सिर्फ 10,000 रुपया मिलेगा, 10,000 रियाल मिलेगा। तो आप अपनी बुक में से ये 50,000 की वैल्यू की जय-नमाज़ें निकाल देंगे और उसकी जगह ये जय-नमाज़ें जो है 10,000 पे रिकॉर्ड करेंगे, एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट में से जो टोटल कॉस्ट थी उसमें से डैमेज्ड गुड की कॉस्ट निकाल दी और डैमेज गुड की एनआरवी जो है वो शामिल कर दी। अच्छा जी, अगला सवाल, ट्रेडर साहब ने 6% सूद पे लोन लिए $30,000 1 नवंबर 2017 को, और उन्होंने कहा कि मैं 10 साल में दूंगा और हर साल मैं इसका सूद दूंगा। इसका मतलब ये कि हर साल 1 नवंबर को उन्होंने सूद देना है, ऐसा ही है? अच्छा, तो अब जनाबे वाला क्या है कि उन्होंने 30 अप्रैल 2018 तक कोई रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, तो 1 नवंबर से 30 अप्रैल तक कितने महीने गुजरे? नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने। 6 एक, हाँ अप्रैल की लास्ट डेट है ना, 30 अप्रैल है। डेट लाजमी देखा करें, डेट से पता चलता है कि वो मंथ काउंट होगा या नहीं होगा। और नवंबर भी आधा महीना ले लें, ठीक है, जितनी जितनी होगी उतने महीने आपको लेंगे, जितनी डेट होगी।
अच्छा, तो ये 1 नवंबर को लिया था, इसका मतलब नवंबर का पूरा महीना काउंट होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीने। अच्छा जी, 30,000 का आपका लोन था। 30,000 पे आपने 6% देना था और इसको आपके 6 महीने का आपने रिकॉर्ड करना है। तो 30,000 का 6% आपके पास 1800, और 1800 को आधा कर देंगे आप तो कितना बन जाएगा? 900। तो 900 का इसका मतलब ये, जी बाबा का फूल, आप इसके बाल बना रही हैं? अच्छा, ठीक है। उंगली है इसकी? चलो, हाँ जी, शाबाश। अच्छा जी, तो ये जो आपका ये इंटरेस्ट है, बाबा का फूल, तो ये 900 जो है ये आपकी बनेगी करंट लायबिलिटी, और बाकी 30,000 जो आपने लोन वापस करना है, जी बाबा का फूल, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होगी। ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल मेरे पास क्या है, ये होपफुली आपको समझ आ गया, ये वाला आपको समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी। अगला है, विच आइटम वुड नॉट बी इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ए पार्टनरशिप। वो कह रहा है कि कौन कौन से आइटम, चलो दोबारा देखते हैं सवाल को। ये देखें, विच आइटम्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर अ पार्टनर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, पार्टनर ने जो फर्म के अंदर पैसे लगाए हुए हैं, कई दफ़ा वो कहते हैं जी कि हमें इस कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, एक फिक्स रिटर्न जो है वो लाजमी चाहिए, तो वो उनको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मिलेगा। और इसी तरह जो प्रॉफिट आपने अर्न किए ड्यूरिंग द ईयर, उसकी पार्टनर्स के दरमियान क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों आपके आ जाएंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये दोनों क्योंकि आ जाएंगे, इस वजह से 1 और 4 आंसर नहीं है, तो 2 एंड 3 जो है ये इसका आंसर है, कि आपके पार्टनर्स ने जो लोन दिया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, और क्योंकि ये आपका कहाँ जाता है, ये आपका करंट अकाउंट में जाता है। जी, ये वाला जो शेयर ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। शेयर ऑन रिवैल्यूएशन एसेट्स ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये करंट अकाउंट में। जनाब वाला, ये आपकी बुक में होंगे चैप्टर नंबर 17, 18। पढ़ लें। अच्छा, ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, एक्स एंड वाई हैव बीन इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, जेड जो है उसको भी उन्होंने मिला लिया। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा, होता ये है कि जब आप नया पार्टनर फर्म में शामिल करें, तो आप ये कहते हैं कि ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं, इनकी वजह से इतनी गुडविल क्रिएट हुई है। अब वो जो गुडविल क्रिएट हुई है, सवाल ये है कि वो गुडविल वो गुडविल क्रिएट हुई है, उसका फ़ायदा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को मिलना चाहिए, राइट? तो उसमें हम क्या करते हैं, गुडविल से पहले इन पार्टनर्स का अकाउंट जो है उसको बढ़ाते हैं, और बाद में आमतौर पे ये होता है कि वो कहते हैं कि हम ये गुडविल जो है ये अपनी बुक्स में कैरी नहीं करना चाहते। ठीक है, वो लंबी डिबेट है कि गुडविल जो है वो कब हम बुक्स में कैरी करते हैं, कब नहीं करते, पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, दूसरे बिजनेसेस के केस में क्या होता है, उसमें भी नहीं जा रहे। ठीक है, तो इसमें ये देखना है कि जनाबे वाला, इनकी जो अकाउंट में एडजस्टमेंट होगी उस गुडविल की किस तरह से होगी। पहली बात तो ये कि ये गुडविल कितनी है, 120,000 है। तो इस गुडविल को 1:2 से मैं इनके अकाउंट्स में लेके जाऊंगा, कि इसको एक्स को 1 इसका मिलेगा, 1/3, और दूसरे जेड को इसको मिलेगा 2/3। तो 120,000 इंटू 1/3 ये एक्स को मिल जाएगा, और वाई को 2/3 मिलेगा, मैंने जेड बोल दिया शायद गलती से। और 120,000 का
2/3 जो है ये जनाबे वाला मिल जाएगा y को, तो इसको 40,000 मिल जाएगा और इसको 80,000 मिल गया, राइट। और अब आपने ये गुडविल अपनी बुक से ख़त्म करनी है, तो नए जो रेशो हैं उससे ये पहले इस अमाउंट से इनके अकाउंट्स जो हैं वो क्रेडिट होंगे और बाद में जब ख़त्म करनी है उस रेशो से दोबारा इनकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे 120,000। अब इनका रेशो क्या बन गया 2:1:1। अब एक्स वाई जेड जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गए हैं, तो अब जनाबे वाला एक्स का बनेगा 120,000 इंटू 2/4, ठीक है। और y और z का बनेगा 120,000 इंटू 1/4, राइट। तो इसका मतलब ये है जनाबे वाला कि 60,000 से अब ये गुडविल हम इसकी बुक से निकालेंगे, एक्स के अकाउंट से निकालेंगे। पहले 40,000 से ऐड की और 60,000 से इसके अकाउंट से निकाली है। अच्छा, y और z का भी मैं बता दूं, उससे आपको इम्पैक्ट टोटल पता चल जाएगा क्या हुआ। x है, y है और z को इस गुडविल में से 0 मिला है, ठीक है। और जब गुडविल हमने निकाली है तो x के अकाउंट में से 60,000 माइनस होंगे, y के अकाउंट में से 30,000 माइनस होंगे और z के अकाउंट में से भी 30,000 माइनस होंगे, ठीक है। तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ है दोनों ट्रांजैक्शंस का अगर मैं देखूं, x के अकाउंट में पहले 40 आए और 60 इसके अकाउंट में से गए, तो इसको 20,000 से इसका अकाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, y के साथ क्या हो रहा है, इसके अकाउंट में पहले 80,000 आए और 30,000 लेस हुए, तो इसके अकाउंट में 50,000 आ गए, ठीक है। और z जो है इसके अकाउंट में से 30,000 जो है वो गए हैं, इतने की पेमेंट की है इसने, ठीक है। तो होता ही है कि गुडविल इंक्रीज जब आपके अकाउंट में होती है, क्रेडिट हो रही होती है, तो वो इंटेंजिबल एसेट होता है और जब आप उसको ख़त्म कर रहे होते हैं, इन नेट हो ये रहा है कि एक्स और जेड जो है ये मिला के 50,000 की पेमेंट कर रहे हैं वाई को, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जेड तो पेमेंट करे 30,000 की जो वो कर रहा है, क्योंकि वो नया बंदा आया, उसकी गुडविल नहीं थी, तो उसने कहा कि मैं आपके बिजनेस में शामिल हो रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि इतना तो हम एसेट्स का चार्ज करेंगे और इतनी हमारी गुडविल है, ये आप हमें देंगे। तो जेड तो ये पेमेंट करे, एक्स किस चक्कर की पेमेंट कर रहा है, एक्स इस, हाँ एक्स की देखें ना, एक्स की 20,000 की पेमेंट बन रही है या एक्स का 20,000 से नेट उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि गुडविल जो उसकी इंक्रीज हुई थी वो 40 से हुई थी, जो कम हुई है वो 60 से हुई है, ठीक है। तो एक्स एक्स का तो कैपिटल अकाउंट जो है वो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, पहले ये हो रहा था कि एक्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो कितना था जनाबे वाला 33%, और अब एक्स का प्रॉफिट रेशो जो है वो 50% है। इस वजह से ये एक्स को ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इंक्रीज हो रहा है इस वजह से। तो ये एक्स का इन शॉर्ट जो आपका है गुडविल एडजस्टमेंट जब होगी तो 20,000 से इसका अकाउंट लेस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात, मतलब मुश्किल ये समझ आई हो लेकिन कि पहली दफा आपने चीज देखी, लेकिन चले कह रहे हैं तो आ गई होगी। अच्छा जी, जे और के जो हैं ये प्रॉफिट्स, ये जो मैं चीजें लिख रहा हूँ ये आप अपने पास नोट करते हैं। सर वो पेपर इसीलिए प्रिंट करवाए हैं ना कि फिर ये जो एक्सप्लेनेशंस आपको दूं ये आप अपने पास नोट किया करें, वरना तो फायदा ही नहीं है। मूवीज आपको ज्यादा याद रह जाएंगी, आपको ये खाली ये गलत गलत बात है, गलत बात है, फिर फायदा क्या उसका, फिर फायदा क्या उसका। प्रिंटिंग का फ़ायदा ही ये है कि आप सवाल देखें, अब अगले पेपर्स में पार्टनरशिप का सवाल आए, ये यहाँ मैंने आपको ये सारी समझाई है, ठीक है, आपने नोट नहीं की
तो अगले पेपर में दोबारा समझाऊंगा। यही होगा ना। इसी तरह ये दूसरे हैं, ये आपने अब हर पेपर में टॉपिक्स तो आपके यही आना ना। कुछ सवाल डेप्रिसिएशन पे होंगे, कुछ सवाल पार्टनरशिप पे होंगे, कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के होंगे, कुछ वो प्रॉफिट के होंगे, कुछ रेशोज के होंगे। तो ये लिखें चीज़ें ताकि आप अगले जब सवाल करें तो आप मुड़ के जाके देखेंगे पहली क्लास में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था। अच्छा जी। जे एंड के प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस कितने थे? जे के पास, जे ने 4 लाख लगाए हुए हैं और के ने 1,60,000 लगाए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब जो है पार्टनर्स ने कहा ये है कि हमने प्रॉफिट्स जो हैं वो इक्वली शेयर करने हैं। पहले भी इक्वली करते थे, अब भी इक्वली करने हैं। और जनाबे वाला उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। ये सवाल पढ़ रहे हैं आप? कैपिटल बैलेंसेस इनिशियली उनके इतने थे 40 और 160, और अब उन्होंने कहा कि पार्टनर्स जो हैं हम दोबारा इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, एसेट्स जो है वो 2,10,000 से हमारे पास नए आए हैं, मतलब एसेट्स की वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई है। तो एल साहब जो हैं उनको अब कितना कैपिटल पे करना पड़ेगा, ये सवाल है। ये इस तरह से होगा कि पहले तो ये देखेंगे कि जे एंड के को जनाबे वाला ये 2 लाख लिख लेते हैं नाम, जे के और एल। ठीक है, ये 2,10,000 से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इनको प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट हुआ ना, इनको एसेट्स की रिवैल्यूएशन हो रही है अपवर्ड। तो दोनों को कितना कितना मिलेगा? दोनों को मिलेगा 210 का हाफ, 105,000, राइट। 105 और 105, आपकी उनसे हुई है बात? ठीक है। अच्छा जी, और एल को इसका कोई प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा। और अब जनाबे वाला वो कह रहा है कि इक्वल टू एवरेज ऑफ न्यू कैपिटल बैलेंसेस ऑफ जे एंड के। जे का पहले बैलेंस कितना था? 400। के का पहले बैलेंस कितना था? 160। 400 प्लस 105 कितना होता है? 505। और 105 प्लस 160 कितना होता है? 265। यही है ना? नहीं समझ आ रही? शुरू से मैं समझा रहा हूँ। दो पार्टनर्स थे, इक्वली प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं, शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। उनके अकाउंट कितने कितने, उन्होंने इन्वेस्टमेंट अलग अलग की हुई है। अलबत्ता एक ने कितनी की हुई है? 400,000 की हुई है और दूसरे ने 160,000 की हुई है। एल को इन्होंने एडमिट किया और इन्होंने कहा अब भी हम प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। एल को जब इन्होंने एडमिट किया है तो इनके एसेट्स इन्होंने अपने रिवैल्यू किए। इन्होंने कहा कि अपने एसेट्स की रिवैल्यूएशन करते हैं। उससे पता ये चला कि जनाबे वाला इनके एसेट्स जो हैं वो 2,10,000 से बुक वैल्यू से ज़्यादा हैं। अपवर्ड रिवैल्यूएशन एसेट्स की, गुडविल है एक्सेट्रा। तो जनाबे वाला क्योंकि इक्वल प्रॉफिट शेयर करते थे तो दोनों को ये इक्वल मिल जाएगी अमाउंट, 2,10,000 हाफ हाफ होके। एल को मिलेगी। एल की ना पहले कोई इन्वेस्टमेंट थी, ना ये प्रॉफिट्स का जो इंक्रीज हुआ इसमें से एल को कोई हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब एल जो है उसने पैसे देने, और वो कितने पैसे देगा? जो दोनों के पार्टनर्स के बैलेंसेस का एवरेज है ना, उतने पैसे वो देगा। एवरेज न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ जे एंड के। तो पहले इनका न्यू कैपिटल निकालेंगे। जे और के का कितना है? जे का हो गया जनाबे वाला 505, के का कितना हो गया? 265। अब इन दोनों का एवरेज निकालें। 505 प्लस 265 डिवाइडेड बाय 505 प्लस 265 डिवाइडेड बाय 2, 385,000।
ठीक है जी। तो ये वो अमाउंट हैं जो आपके एल साहब जो है जब फॉर्म में अब उनका इंडक्शन होगा तो इतनी अमाउंट वो देंगे। समझ आ गई? दोबा जी। यार होता ही है। नहीं, नहीं वो नहीं लेके आता। देखो, आप बैठे काम कर रहे हो, आपके अब्बू का अगर मैं आज बिज़नेस खरीदने जाऊँ, मैं उनको कहूँगा जी कि आपके पास इतने की जैनमाज़ें रखी हुई हैं और इतने का ये आपके पास दफ़्तर में फर्नीचर है, तो ये लें इसके पैसे और ये सारा बिज़नेस मेरा। वो देंगे मुझे इतने का? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो कहेंगे कि भई ये जो आपको एसेट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये एसेट्स तो कुछ भी नहीं है। असल जो चीज़ है वो मेरा नाम है। मैं इतने साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी एक रेपुटेशन है, तो वो रेपुटेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम ये कहते हैं कि जो फ़िज़िकल एसेट्स भी हैं, चलो फ़िज़िकल एसेट्स की बात करते हैं। हमें ये पता है कि हमारी जो अकाउंटिंग हो रही होती है, वो किस पे हो रही होती है? हिस्टोरिक कॉस्ट पे हो रही होती है कि मैंने लेट्स से 1 लाख रियाल की कोई बिल्डिंग ली थी, कोई जगह ली थी। ठीक है? अब आज उस जगह की मार्केट वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो आज अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका फ़ायदा मैंने जिसने 5 साल पहले ली थी और 5 साल पहले रिस्क लिया था और 5 साल से उस चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, मुझे उसका फ़ायदा होना चाहिए या इस फ़ायदे में मैं उस बंदे को भी शामिल कर लूँ जो अभी-अभी बिल्कुल अब एंटर हो रहा है बिज़नेस में। मैं तो यही कहूँगा ना कि यार आज तक का जितना भी फ़ायदा हुआ था वो मेरा है और आज के बाद जो फ़ायदा होगा उसका हम रेशियो निकाल लेते हैं कोई कि किस तरह आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये वो वैल्यू है अपवर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स। कुछ इसमें वो गुडविल होती है और कुछ इसमें जनाबे वाला आपकी वो होती है कि एसेट्स की फिजिकल एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई भी होती है। ठीक है? और ये 2,10,000 जो है क्योंकि ये पार्टनर्स को उस रेशो में मिलेगी जिस भाई हम आप नए पार्टनर आ रहे हो ना, मैं और आपके अब्बू पहले से पार्टनर हैं। ठीक है? हम आधे-आधे पैसे हमने डिफरेंट लगाए हुए हैं। अच्छा ये एक और चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है। जे ने लगाए हुए हैं 400, के ने लगाए हुए हैं 160। आपके अब्बू बिज़नेस में कम पैसे लगाएँगे, मैं ज़्यादा अगर वो कहेंगे कि आपने उतना ही प्रॉफ़िट लेना है, जितना मैं ले रहा हूँ, इक्वल प्रॉफ़िट शेयरिंग चाहते हैं तो आप ज़्यादा पैसे लगाओ। मैं कहूँ क्यों अंकल ये तो आप बेईमानी कर रहे हैं। वो कहेंगे नहीं, मैंने इतने साल से बिज़नेस किया है, मेरा एक नाम है, मुझे बिज़नेस की समझ ज़्यादा है। आप अभी-अभी एंटर हुए हो, तो मैं आपके साथ प्रॉफ़िट्स क्यों इक्वल शेयर करूँ? तो आपके साथ मैं तभी शेयर करूँगा जब आप बिज़नेस में फिर पैसे ज़्यादा लगाओ। ठीक है? तो इन्होंने ये किया। तो एक ने 400 लगाए हुए हैं 4 लाख लगाए हुए हैं, एक ने 1,60,000 लगाए हुए हैं। ये इनकी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर उन्होंने कहा एक नया बंदा आ रहा है, उसको भी उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ इक्वल प्रॉफिट जो है वो हम शेयर करेंगे। अब उसके साथ इक्वल प्रॉफिट शेयर तो कर लें, लेकिन उससे फिर कहेंगे कि तुम पैसे उस हिसाब से दो। वो कहता है कि ठीक है, आज तक आप लोगों के बिज़नेस में जितने आप लोगों ने पैसे लगाए, प्लस जितना आप लोगों को आज तक नफ़ा हुआ है, वो सारा आप अपने उसमें डालें कैपिटल अकाउंट में और बताएँ आप लोगों का एवरेज कैपिटल क्या है, उतने पैसे मैं दे देता हूँ। इसकी उनके साथ ये डील हुई है। तो उन्होंने कहा कि 2,10,000 की हमारी ये अपवर्ड वैल्यूएशन हुई हुई है, तो हमारे टोटल एसेट्स की ये एक का टोटल कैपिटल बनता है 505 और दूसरे का बनता है 265। ठीक है? और अब क्योंकि तुमने इसका एवरेज देना है, तो तुम दोगे 505 प्लस 265 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी? तो ये आपका बन रहा है 385,000। ये बंदा देगा।